हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की एक बेहतरीन क्लास 100 क्वेश्चन की क्लास है, जिसमें आपको वो सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अर्थात हिंदी का सारा निचोड़ इन 100 क्वेश्चनों में ले आके रख दिया गया है। आपको हर चैप्टर का इसमें क्वेश्चन मिलेगा और इसमें अगर आप 60 प्लस रहते हैं तो आपका हिंदी बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला 10 क्वेश्चन है ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से है। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, फिर अगला 5 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, ऐसे करके सारे के सारे चैप्टर को इसमें लिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा स्त्रीलिंग है? चलिए बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र है, सूचना है, उपहार है या अध्याय है? तो इसमें देखिए, इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सूचना। सूचना स्त्रीलिंग है क्योंकि सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है, अर्थात सूचना हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी मित्र, उपहार, अध्याय ये हमारे सारे के सारे पुल्लिंग हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी दात्री, ऑप्शन सी दात्री, ऑप्शन डी यात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। क्या होता है? दात्री। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अपराध है, अपराध किया जाता है। ठीक है, अध्याय है कि स्वदेश है कि स्थापना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है वही हमें पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या सही हो जाएगा? डी स्थापना। स्कूल की स्थापना की गई स्त्रीलिंग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा है, सूची पत्र है, सियार है, परिषद है। ठीक है, चलिए बताइए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, परिषद। विधान परिषद की स्थापना किया गया। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना किया गया तो विधान परिषद, लेकिन जब जहाँ पे परिषद आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ना कि पुल्लिंग होगा। सहारा हमारे क्या है? पुल्लिंग है। सूची पत्र पुल्लिंग है। सियार हमारा पुल्लिंग है। लेकिन जो हमारा परिषद है ये परिषद हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, परिषद की स्थापना की गई, विधान परिषद की स्थापना किया गया नहीं, विधान परिषद की स्थापना की गई। चलिए अगला देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री हमारा स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द होगा नेता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। और नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है? नेता होता है। तो चलिए, बहुत से लोग नेत्री को नेतायन कहेंगे तो गलत है। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेता है। क्या है? नेता है। चलिए छठवां देखिए, निम्नलिखित शब्द में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहता हो वह शब्द कौन सा है? रेलवे एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। पक्षी है, बाज है, मकड़ी या गैंडा। चलिए चारों में बताइए कौन सा होगा? तो चारों में जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर पक्षी होगा। क्या होगा? पक्षी। पक्षी जो होता है यह सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है? बनावट है, छाता है, सूर्य है या अमरूद है? चलिए बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं, अर्थात 3 इसमें से पुल्लिंग है। बनावट हमारा पुल्लिंग है, सूर्य हमारा पुल्लिंग है, अमरूद हमारा पुल्लिंग है, लेकिन ये छाता जो है ये हमारा पुल्लिंग नहीं है, छाता हमारा स्त्रीलिंग है। इसलिए सातवें का आंसर हमारा बी हो जाएगा। यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा है, सजा है, कजा है, रजा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा है, सजा है, कजा है, रजा है। ठीक है, तो इनमें आप 8वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मज़ा। कहते हैं मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। इसका मतलब क्या है? मज़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सजा दी गई, कजा और रजा ये भी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन जो हमारा मज़ा है, मज़ा पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं,
लाला का अन्य लिंग रूप है, लाला का अन्य लिंग रूप है। चलिए बताइए, लाला का अन्य लिंग रूप क्या है, बताइए। अन्य लिंग रूप का मतलब है, हिंदी में बताइए, अन्य लिंग रूप का मतलब है हमारा लाला क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लाला हमारा पुल्लिंग है और उसका अन्य लिंग रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग। अर्थात इसमें लाला का स्त्रीलिंग पूछा है तो लाला का स्त्रीलिंग लालाइन होगा, ललाइन होगा, ललाइन होगा, ललाई होगा। तो लाला का अन्य लिंग जो होता है वह ललाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपीएसआई 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगला एक शब्द फिर देखिए, गायक का अन्य लिंग रूप है, मतलब गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायकी होगा, गायिका होगा, गायिका होगा, गायकी होगी। तो 10वें का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गायक का स्त्रीलिंग या गायक का अन्य लिंग क्या है, वह गायिका है। यह भी यूपीएसआई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से थे। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो 11 से लेकर 20 तक हम सॉल्व करेंगे। ये संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन किससे हैं, तो संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बताइए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। चलिए 11वें का बताइए, घबराहट शब्द जो होता है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। घबराहट क्या होता है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, भूकंप में संज्ञा है। चलिए बताइए भूकंप में कौन सी संज्ञा है, भूकंप क्या है, चलिए बताइए, भूकंप में कौन सी संज्ञा है, ठीक है बताइए। भाववाचक इनमें इसको देखिए, इसका पूरा ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, 12 में ऑप्शन कट गया है। भूकंप में कौन सी संज्ञा है, चलिए आप इसको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप बताइएगा कि भूकंप में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, होमवर्क है ये आपका 12वां क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, भूकंप में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, मंत्री या महेंद्र। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, जो व्यक्ति के बारे में बता रहा है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी क्या है, अर्थात महेंद्र क्या है, महेंद्र हमारा क्या है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी आप शिक्षक है, शिक्षक की जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। विद्यार्थियों की जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। मंत्री कहते हैं, मंत्री की भी अपना जाति होती है, ये भी एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्री भी क्या है, एक प्रकार जातिवाचक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित में चलिए, लोहा है, घड़ी है, तेल है, दूध है। देखो लोहा, तेल, घड़ी, ये तीनों की लोहा, तेल और दूध, ये तीनों के तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन जो हमारा घड़ी है, घड़ी जो हमारा है, यह हमारा कौन सी संज्ञा है, यह हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि घड़ी में भी कौन सी घड़ी भी एक जाति का बोध करवाती है। जैसे होता है सोनाटा घड़ी, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे होते सोनाटा की घड़ी होती है, ठीक है, अजंता की घड़ी होती है, जब विशेष नाम से आ जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल घड़ी दिया गया तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लोहा, तेल, दूध, ये तीनों हमारे कौन से, तीनों के तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 15वां, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनिए। माता शब्द से कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बना है, इसको बताइए। माता से मात्रा होता है, मात्रा क्या भाववाचक संज्ञा है, मातृत्व होता है, वात्सल्य होता है या माई होता है। चलिए बताइए 15 का। तो माता शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो मातृत्व होती है। मातृत्व मतलब ममता, माँ की ममता, ये एक प्रकार से क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मातृत्व क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 16 में चलिए, पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा का विकल्प क्या है। पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा का विकल्प क्या है, पंडित्य, पंडिताई, ठीक है, पंडिताऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का जल्दी से बताइए। तो पंडित शब्द का भाववाचक जो संज्ञा है, ना ही पांडित्य है, ना ही पांडिताई है, ना ही पांडिताऊ है। ठीक है, देखिए पांडित्य, पांडिताई, पांडिताऊ, ये तीनों ही तीनों क्या हैं,
पंडित शब्द के भाववाचक संज्ञा है। तीनों पंडित शब्द के भाववाचक संज्ञा है। पांडित्य, पंडिताई, पांडिताऊ, ये उपयुक्त सभी इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पंडित शब्द का जो भाववाचक संज्ञा है तीनों के तीनों हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? चलिए बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें पूछा है। वर्षा, किताब, घर या पानी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा 17 का जल्दी से बताइए। तो 17 में द्रव्य क्या है? द्रव्य देखो, पानी कहते हैं, पानी, जल, इन सब को भी द्रव्य एक प्रकार से कौन सा है? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये द्रव है, द्रव। और द्रव देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य और द्रव में अंतर। द्रव्य का मतलब है ठोस, द्रव तीनों आ जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएंगे द्रव्य में। और द्रव में केवल पानी आएगा, अर्थात तरल पदार्थ आएगा। तो द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक मतलब द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। तो पानी हमारा क्या है? पानी एक प्रकार से हमारा तरल है, अर्थात एक प्रकार से देखा जाए कि क्या है, ठोस, द्रव, ये एक प्रकार से द्रव है। तो इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन होगा, लड़काई होगा, लड़कपन होगा, लड़काईपन होगा कि लड़कापन होगा। चलिए 18 का जल्दी से बताइए। 18 का भाववाचक संज्ञा जो 18 का होगा, 18 का सी हो जाए लड़कपन। ठीक है, लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होता है। कहते हैं लड़का बड़ा लड़कपन कर रहा है। लड़कपन का मतलब क्या है कि लड़का जो है वो लड़कपन करने का सीधा सीधा मतलब उसका वही होता है कि उसके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए लड़का जो होता है वो हमारा क्या, लड़कपन जो होता है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए अगला देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे, यूपी बीएड एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, 19 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोचित। चलिए 19 का बताइए क्या होगा 19 में। ठीक है, तो ये क्रोध जो होता है, यह क्रोध क्या है? क्रोध हमारा एक प्रकार से संज्ञा है। ठीक है, और ये हमारी भावनाओं को बताता है कि हम क्रोधित हैं। ठीक है, तो क्रोध जो होता है वह भाववाचक संज्ञा है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। चलिए 20 में चलते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। कहते हैं ना राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके क्वेश्चन जो थे ये संज्ञा से रिलेटेड थे। ठीक है, देखिए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब 2 चैप्टर के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। और यकीन मानिए हम जब भी सीरीज़ ये लाएंगे हिंदी की, उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे, अर्थात आपका सारा का सारा हिंदी रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? देखिए इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के बारे में। इसके पहले हमने हिंदी की 2 क्लास अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको हमारे चैनल पर देख लीजिए, शुभम अड्डा एकेडमी पे। उसमें भी हम पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आए हैं। 100 क्वेश्चन में सारे के सारे चैप्टर को हम वहाँ पे ले आके समेट दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है? रेलवे एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हमारा हमें यहाँ यह बताना है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, 21 का। तो यह देखो, यह हमारा क्या है? यह एक प्रकार से क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यह यहाँ पे क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, ये घोड़े के लिए, घोड़े से पहले यह आया है। ठीक है, घोड़े से पहले यह आया है, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता को बता रहा है? सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। चलिए अगला देखिए, 22 नंबर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। देखिए कहते हैं वह, देखो क्या जो है ये प्रश्नवाचक है, क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पे जो यह दिया है कि यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे जो यह दिया है, यह जो है यह एक प्रकार से कौन सा सर्वनाम है? तो यह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अब कहेंगे सर यहाँ ऊपर यह सर्वनामिक विशेषण था, यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वनाम जो होता है उसका हम उपयोग किस जगह, सेंटेंस में कहाँ और किस तरीके से कर रहे हैं, इसी यह का प्रयोग हम सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए करेंगे। तो यह है यह सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी यह का प्रयोग हम किसी वस्तु को निश्चितता बताने में प्रयोग करेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जरूरी यह है कि हम जो भी सर्वनाम है उसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। और यहाँ यह पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जब हम कहेंगे वह मेरी पुस्तक है तो वह मेरी पुस्तक है, तो वह भी हमारा निश्चय है, दिखा रहे हैं वह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, तब भी हम दिखा रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण है। अर्थात वह भी क्या है, वह क्या है, वह और यह दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चितता को बता रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है, किसी दूसरे की पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक है। इसलिए यह जो है एक प्रकार से सार्वनामिक विशेषण ना होकर के यहाँ पे निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किसी भी सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में किस तरीके से करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक हमें बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये हमें बताना है। तो कौन है, जो है, कोई है, वह है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक कहते हैं नहीं, क्या होगा चलिए बताइए। 23 का ऑप्शन नंबर सी, कोई। कहते हैं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो क्या कोई चीज़ निश्चित होता है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ हमें दे दो, या कहते हैं कुछ मिठाई दे दो। अब कुछ में कितना है उसकी निश्चित मात्रा नहीं है, तो जहाँ पे कुछ है, कोई है, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अगला चलते हैं 24 नंबर। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है? तो यहाँ पे पंक्ति में जो आप है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर आप का प्रयोग स्वयं के लिए हो, अपने लिए हो, वहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। सो है, सो क्या है? सो है, सो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, कोई नहीं है। चलिए बताइए, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जहाँ जो सो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। देखें जो, जैसा, देखें जो और सो। ठीक है, जो और सो ये हमारा क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अर्थात इनका प्रयोग जब वाक्य में होता है तो आप ये समझिए कि ये दोनों वाक्यों के बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? मतलब इसमें हमें ये बताना है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, क्या, यह होगा। जो, कोई, वह। देखिए जो है संबंधवाचक, कोई है अनिश्चयवाचक, वह है निश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ तो कौन, क्या, किसने, यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। अर्थात हमारा जो 26 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखिए 27 नंबर। देखिए 27 नंबर में यह कहा गया मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। मतलब मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, आप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस आप के लिए किसका प्रयोग किया गया? मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। मतलब मत छेड़ो वह स्वयं ही चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। मतलब स्वयं, उसके लिए, अपने लिए। ऐसे कहते हैं मुझे मत छेड़ो मैं आप ही चला जाऊंगा। कहते हैं मुझे मत छेड़ो मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, आपको मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात स्वयं के लिए आ रहा हो। जहाँ पे आपका प्रयोग स्वयं के लिए होगा वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। जो करेगा सो भरेगा। देखिए जो करेगा सो भरेगा। अर्थात यहाँ पे जो और सो आ गया, और हमने अभी बताया कि जो और सो का प्रयोग होता है किसमें? संबंधवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक में क्या होता है? जो निश्चित, यह है, वह, यह निश्चयवाचक। अगर निश्चयवाचक कुछ, कोई। निजवाचक में आप का प्रयोग होता है। संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं। तो 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम भेद क्या है? तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या बताइए कि कौन सा सर्वनाम है।
तो यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, और प्रश्नवाचक का पीछे चिन्ह भी लग गया, इसका मतलब क्या यहाँ पे कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 30वां देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप का प्रयोग कई प्रकार से हुआ है और आपको यह बताना है यहाँ पे कि आपका प्रयोग कहाँ पे स्वयं के लिए हो, अपने के लिए हुआ। जहाँ पे आपका प्रयोग अपने के लिए होगा वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आप घर जाइए। आप घर जाइए, दूसरों के लिए हम करें आप घर जाइए, हम अपने लिए गए आप घर जाइए। देखिए आपकी पुस्तक कहाँ है, फिर मैंने पूछा आपकी पुस्तक कहाँ है, आपकी पुस्तक कहाँ है, या मैं पूछ सका तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तुम्हारी भी, आपकी जगह मैं तुम्हारी भी कह सकता हूँ, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ आप जाने आपका काम जाने। ठीक है, आप जाने और आपका काम जाने, आप भले तो जग भला। चलिए इसमें बताइए 30 में बताइए। ठीक है, आप जाने आपका काम, हमने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या आपका प्रयोग अपने लिए हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे आ गया आप भले तो जग भला, मतलब आप भले, आप अगर भले हैं तो पूरा जग भला है, तो यहाँ पे आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो गया। आप भले अर्थात मैं भले तो पूरा जग भला, आप भले तो जग भला था, मैं भला तो अर्थात मैं भला हूँ तो पूरा का पूरा जग ही भला है। यहाँ पे आपका प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रयोग हुआ है वो स्वयं के लिए हुआ है, ना कि दूसरे के लिए। इस प्रकार से सर्वनाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग जो सोचते हैं हिंदी का क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इतना ज़्यादा इसको इजी लेके ना चलिए, आप इस पर लगातार काम करते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी जो हिंदी है वह इतना बढ़िया हो जाएगी और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी जो होता है वो सिलेक्शन दिलाने का काम करता है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में ये क्या आ गया है, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने अभी इसके पहले देखा, ठीक है, वचन से देखा, लिंग से देखा, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखा, उसके बाद आपने संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा। अब क्रिया के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्रिया के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिया क्वेश्चन हमें ये देखना है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्षण क्रिया प्रयुक्त हुआ है, आकर्षण क्रिया। ठीक है, 31 में देखिए, 31 में आकर्षण क्रिया, तो आकर्षण क्रिया नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ गलत दे दी है, आकर्षण क्रिया नहीं होगा, तभी तो हम कहें आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, यहाँ होगा अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, जो शिशु, ऐसे हम कहें, जैसे पहले देखिए, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रा लिख रही है। मतलब ऐसी, इसमें हमें ये देखना है कि किस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए बालक खेल रहा है, बालक यहाँ पे कर्ता हो गया, खेलना यहाँ पे क्रिया हो गई, तो कर्ता और क्रिया यहाँ पे कर्म नहीं है। छात्रा यहाँ पे क्या है, करता है, लिखना क्रिया है। छात्र यहाँ पे करता है, पढ़ना क्रिया है। शिशु यहाँ पे करता है, सोना क्रिया है। अब तो कहेंगे सर इसमें क्रिया दिख ही नहीं रही, इसमें क्रिया छिपी हुई, वही तो हमें देखना है। जैसे बालक खेल रहा है, आप पूछ सकते हैं बालक क्या खेल रहा है, तो बालक क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट यहाँ पे छिपा हुआ है। बालक फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल यहाँ पे छिपा हुआ है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये हमारा सकर्मक क्रिया है। छात्रा लिख रही, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, किताब लिख रही है, क्या लिख रही है, कुछ भी चीज़ें लिख रही है। तो यहाँ पे जो छात्रा दी गया है यह भी हमारा एक प्रकार से सकर्मक क्रिया है। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र किताब पढ़ रहे हैं, छात्र नोवेल पढ़ रहे हैं, छात्र कविता पढ़ रहे हैं, छात्र कहानी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे छात्र के बारे में भी दिया गया है कि छात्र भी हमारा सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर आप ए पे ध्यान दें, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है शिशु सो रहा है। शिशु क्या सो रहा है, आंसर आएगा शिशु क्या सो रहा है। भाई शिशु सो रहा है, शिशु घर में सो रहा है, तो घर में सो रहा है ना, तो लेकिन वहाँ पे आपका कर्म नहीं आएगा, शिशु सो रहा है, लेकिन शिशु क्या सो रहा है, आपके कर्म आ ही नहीं रहा है। जब शिशु क्या सो रहा है कर्म नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का मतलब है जिस वाक्य में कर्म ना हो, जहाँ कर्म का प्रयोग ना किया गया है वहाँ वह क्या होगा, अकर्मक होगा। चलिए अगला देखते हैं, वह पहुँचा ही होगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का काल है। चलिए 32 बताइए कौन सा काल है, वह पहुँचा ही होगा। देखा होगा होगी, जैसे आप टेंस में पढ़ते हैं भूतकाल भविष्य वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, देखो होगा होगी यहाँ पे आ गया। ठीक है, 32 में देखिए, ध्यान से देखिए 32 में, तो वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है। तो पहुँचा ही होगा, होगा से एक चीज़ तो ये कन्फर्म होगा यह भविष्य काल है। ठीक है, आपका दिमाग सीधा जाएगा, कहेंगे वह पहुंचा ही होगा, इसका मतलब यह भविष्य काल है, सीधा आपका दिमाग वहीं पे जाएगा।
लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान दिए, सेंटेंस पढ़िए, वह पहुंचा ही होगा। हमने उससे कह दिया कि भाई अभी अभी वह वहाँ से यहाँ से गया और वह पहुंचा ही होगा। इसका मतलब वह वहाँ पे पहुँचने की एकदम आशंका है कि वह पहुँच गया होगा। इसका मतलब काम एकदम समाप्त होने के कगार पे है या समाप्त हो चुका होगा। इसका मतलब ये क्या भविष्य होगा, वर्तमान और हेतु हेतु मदभूत होगा? नहीं, यह एक प्रकार से आसन्नभूत होगा। क्या होगा? आसन्नभूत होगा, जिसमें यह होता है कि कोई काम क्या होता है, पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? चलिए बताइए। सकर्मक मतलब दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। कौन सी सकर्मक क्रिया है? देखो, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। ठीक है, चलिए बताइए। 33 का बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी क्या? पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। पीना एक प्रकार से सकर्मक क्रिया है। ठीक है, पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, गलत वाक्य है, भाववाच्य है? जल्दी से आप बताइए। 34 का तो यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होगा, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तवाच्य होगा, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य होगा। मरम वचन हमारे मेरे हृदय के जो वचन हैं, ठीक, जब सीता जी ने बोला तब मेरे मन के जो वचन है वो हमें समझ में आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है भावनाओं की क्या किया गया? व्याख्या किया गया है। तो एक प्रकार से ये जो होता है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा भाववाच्य है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा आंसर? प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? मतलब क्रिया के किस रूप में आप कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में? जल्दी से बताइए। 35 का तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, जो आज्ञार्थक रूप होता है इसमें क्या होता है? लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला देखिए। क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या है? कर्म है, व्याकरण है, भाषा है, धातु? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु होता है। ठीक है, सबसे छोटा रूप क्या होता है क्रिया का? धातु होता है। चलिए अगला देखिए। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। देखिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया है? तो 37 का आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। देखिए अगर कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है तो वहाँ पे जो आपका क्रिया हो जाएगी वह क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पे कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाए वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 38 नंबर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया किस में है? मंदाकिनी में है। मंदाकिनी सोती है, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है? क्या इसमें कर्म है? बालिका निबंध लिखती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो पूछा 38 में क्या गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा ये गलत है, थोड़ा सा आप गलत है, गलत थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सकर्मक नहीं, यहाँ अकर्मक होगा। पूछेगा निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो मंदाकिनी सोती है, कौन सोता है? मंदाकिनी। क्या इसमें कर्म है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कर्म नहीं है, बाकी सब में कर्म है और जिसमें भी कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी। और पूछा इसमें है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो सकर्मक पूछता तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों हो जाता, लेकिन उसका पूछने का इरादा सकर्मक नहीं, उसका पूछने का इरादा अकर्मक रहा होगा। इसलिए यहाँ पे सकर्मक ना बना के इसको अकर्मक बनाइए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है मंदाकिनी सोती है। कौन सोता है? मंदाकिनी सोती है। बल्कि बालिका निबंध लिखती है, लिखना क्रिया है, निबंध हमारा क्या है? कर्म है, तो ऑटोमेटिक है, ये हमारा सकर्मक क्रिया होगा। पक्षी आकाश में उड़ते, पक्षी कहाँ उड़ते? आकाश में। आकाश हमारा क्या कर्म हो जाएगा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक हंसता है,
किस लिए हंसता है? खिलौना पाने पर, इसलिए बालक खिलौना भी एक प्रकार से हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा और यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। देखिए रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं, ये हमें बताना है। तो 39 में देखिए, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, एक सकर्मक और एक अकर्मक। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द मतलब जिसका खंड ना हो सके, पहली चीज़। ठीक है, उनका हम प्रयोग चाहे जहाँ करें, चाहे जिस रूप में करें, वो उनका प्रयोग उसी तरीके से होगा, उनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। एक प्रकार से अव्यय शब्द समझ लीजिए, अव्यय भी यही होता है। तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, कि समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय मतलब दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नीचे जल, देखो यहाँ क्या दिया गया है, इसमें हमें ये बताना है कि निम्न विशेषण और विशेष से बताना है। विशेषण और विशेष से बताना है। तो सबसे पहले ये जानिए विशेषण क्या होता है। देखिए जैसे हम कहें कि राम की गाय नीली है। भाई राम की गाय नीली है, तो यहाँ नीला क्या है? नीला क्या है? विशेषण है, और नीला क्या है? गाय है। ठीक है, किसकी विशेषता बताई? गाय की विशेषता बताई जा रही। तो जो यहाँ पे गाय होगी वह विशेष हो जाएगा, और जो नीला होगा वह विशेषण हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाएगी, वह विशेष कहलाएगा, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वह विशेषण कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था। इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष से युग्म चुनिए। ठीक है, 41 में देखिए, सही विशेषण विशेष से युग्म चुनिए। देखो नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था। इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष युग्म चुनिए। तो इनमें से ना तो जल और तरल होगा विशेषण विशेष, ना ही जल ही बता रहा है ना तरल, हिम और जल भी नहीं बता रहा है, ए और बी ये दोनों ही नहीं बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा क्या करिए, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, अभी हम लोग आधा भी क्वेश्चन नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेषण है, विशेष से है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष से है। वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है या है 42 का, जल्दी से बताइए। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपासक। क्या हो जाएगा? उपासक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपासक। ठीक है, क्यों होगा उसका रीजन थोड़ा देखिए। वह श्रेष्ठ उपासक, इस वाक्य में विशेष से क्या है, अर्थात उपासक की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो उपासक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए उपासक विशेष से हो जाएगा। और किस शब्द से विशेषता बताई? श्रेष्ठता वो शब्द है, श्रेष्ठता वो शब्द है जिससे विशेषता बताई जा रही है, अर्थात श्रेष्ठ हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, गाय की। ठीक है, किसकी बता रहा है? चलिए बताइए, गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। चलिए जल्दी बताइए। 43 में 43 का आंसर हो जाएगा दूध की। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक, दूध की। ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है वो, कि भैया दूध क्या दे रही है? अधिक दे रही है, अधिक दूध। तो यहाँ पे विशेषता जो बताई जा रही है वो दूध की बताई जा रही है। दूध क्या है? अधिक है। कैसा है? अधिक दूध है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। चलिए 44 में बताइए। 44 का जल्दी बताइए। 44 का डी हो जाएगा। विषाद जो होता है, विषाद जो होता है वह विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट वस्तु विशेषण, वस्तु की विशेषता बताएगा। उत्कृष्ट, निष्कृष्ट वस्तु वो भी वस्तु की विशेषता बताएगा, खराब वस्तु है। धृष्ट व्यक्ति मतलब खराब ही व्यक्ति। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से व्यक्ति की विशेषता बताएंगे। विषाद व्यक्ति ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषाद का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए 45वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। चलिए सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार लोग, मानस, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जल्दी 45 ए बी सी डी, हिंदी भी दे दिया, डी। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि मानस जो होता है वह विशेषण नहीं है। सवा और ढाई हैं, क्या है? सवा और ढाई क्या है? पूर्ण बोधक हैं, अपूर्ण बोधक है, समुदाय बोधक है, क्रमवाचक हैं।
सवा और ढाई, सवा और ढाई जो होते हैं वो हमारे क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण बोधक है। देखो पूर्णतक 1.25 किलो, 2.5 किलो, ये पूर्णतक नहीं बताया, 3 किलो, मतलब एक चीज़ नहीं बता, 3 किलो, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 1.25 किलो, ये अपूर्णता के बोधक है, अपूर्ण बोधक है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिए क्वेश्चन जल्दी से। राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। चलिए बताइए, राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ हमें ये बताना है कि रेखांकित शब्द में क्या है 47 में। ठीक है, राम की अपेक्षा, यहाँ हम अपेक्षा, अपेक्षा बताइए, अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द, हमने अपेक्षा को रेखांकित कर दिया और ये हम ये पूछ रहे हैं कि अपेक्षा का क्या होगा, कौन सा होगा, गुणवाची विशेषण होगा, तुलनावाची विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए यहाँ पे तुलना किया जाए, राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, तुलना किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है अपेक्षा, ये तुलनावाची विशेषण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेषण विशेष की संख्या है। प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेषण और विशेष से बताना है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। चलिए बताइए, तो इसमें एक विशेषण एक विशेष्य हैं, दो विशेषण दो विशेष्य हैं, एक विशेषण दो विशेष्य हैं, दो विशेषण दो विशेष्य हैं। चलिए बताइए, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, दो विशेषण और दो विशेष्य हैं। देखो भारत की जो विशेषता बता रहा है वो प्राचीन है, तो प्राचीन एक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इतिहास की विशेषता बताई जा रही है कि वह रोचक है, तो रोचक दूसरा विशेषण हो गया। तो प्राचीन और रोचक दो विशेषण हो गए और भारत और इतिहास ये दो विशेष्य हो गए हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें दो विशेषण और दो विशेष्य हैं। चलिए 49 नंबर देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं, इस गाय की दूध बहुत मीठा है। देखिए सेंटेंस थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस गाय की दूध बहुत मीठा है, इस गाय की दूध बहुत मीठी है। ठीक है, कैसा होगा, चलिए देखते हैं। इस गाय, सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ, इस गाय का दूध बहुत मीठा है, का होना चाहिए, इस गाय का दूध बहुत मीठा है। ठीक है, चलिए इस दूध मीठा बहुत, इस वाक्य में प्रविशेषण हमें बताना है, क्या बताना है, प्रविशेषण। तो इस गाय की दूध बहुत मीठा है, तो देखो मीठा है क्या, बहुत, क्या है, दूध। ठीक है, तो हमें ये बताना है इस गाय की दूध बहुत मीठा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताएंगे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। देखो दूध क्या है, दूध की विशेषता है कि वह मीठा है, दूध कैसा मीठा है। ठीक है, लेकिन कितना मीठा है, बहुत मीठा है, अर्थात मीठे की भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत बता रहा है, क्या बता रहा है, बहुत बता रहा है। देखो मीठा तो है लेकिन कितना मीठा है, बहुत मीठा है, इसलिए जो यहाँ पे जो बहुत होगा वह प्रविशेषण होगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। चलिए देखिए, हिमगिर के उत्तुंग शिखर परा बैठ शिला की शीतल छाँव, इस पंक्ति में विशेष विशेषण चुनिए। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी बताइए कि 50 नंबर है, उत्तुंग शिखर, शीतल छाँव, ए और बी दोनों नहीं। देखो उत्तुंग शिखर, शिखर कैसा, उत्तुंग, ठीक है, ऊंचा है, शिखर कैसा, उत्तुंग, ऊंचा, इसका मतलब शिखर क्या है, विशेषण है, उत्तुंग क्या विशेष्य है, शिखर क्या है, विशेष्य है, और उत्तुंग क्या है, विशेषण है। शीतल छाँव, छाँव तो है लेकिन कैसी है, शीतल है। ठीक है, शीतल है, ठंडी है, इसका मतलब छाँव क्या है, छाँव की विशेषता बताई जाए, छाँव हमारा विशेष्य होगा, शीतल हमारा विशेषण हो गया। यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें अव्यय बताना है, जो व्यय ना हो। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जिसमें क्षरण ना हो, वही हमारे अव्यय कहलाते हैं। चलिए, आज धन कोई नहीं पूछता, बीच में वाक्य को भरना है, आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। चलिए दूसरा देखिए 52 नंबर, विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल भेद कितने हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल भेद 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी। ठीक है, दूर दूर, फिर उसके बाद हट,
किस प्रकार का अव्यय है? घृणा बोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक, शोक बोधक। चलिए जल्दी से बताइए। देखो कहते हैं दूर दूर हट हट, कहते हैं दूर दूर हट हट, मतलब किसी से आप जब घृणा करते हैं तो आप उसको तिरस्कार कर देंगे। जब किसी से आप घृणा का मतलब ये है जब किसी को आप देखते हैं और मन में ये होता है कि यार इसको देखने के बाद क्या होता है कि मन में ग्लानि पैदा होती है, ठीक है, गुस्सा आता है, तो आप उसको तिरस्कार करते हैं, यहाँ से हट जा भाग भाग भाग, उसको तिरस्कारित करते हैं। मतलब उसको एक प्रकार से आप डांटते हैं, डांटते हैं, अपने यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब वो हो जाएगा तिरस्कार बोधक। कैसा अव्यय हो जाएगा? तिरस्कार। घृणा बोधक का मतलब है किसी चीज़ को देख कर के मन में घृणा उत्पन्न हो जाना। लेकिन इसमें घृणा उत्पन्न तो हो गई, घृणा उत्पन्न होने जाने के बाद आप उसको तिरस्कार रहे हैं, आप उसको भगा रहे हैं। किसी व्यक्ति को देख के अगर आपको घृणा लगती है तो वहाँ तक तो घृणा बोधक था, लेकिन जैसे ही आपको उसको भगाने के लिए शब्द प्रयोग करने के दूर दूर हट हट भाग भाग, तो ये सारे के सारे शब्द तिरस्कार बोधक में चले आएंगे। चलिए देखिए अगला है 54 नंबर। राम राम कैसा आदमी है इस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है, कैसा है? हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा बोधक, स्वीकार बोधक। चलिए 54 का बताइए। 54 का क्या होगा? इसमें होगा घृणा बोधक, ठीक है। कहते राम राम कैसा आदमी है। देखो हमने देखा, हमने उस व्यक्ति को देखा, उसमें घृणा भी हुआ हमें, राम राम कैसा व्यक्ति है, लेकिन हमने उसको कुछ बोला नहीं, ठीक है। बोलने का मतलब ना उसको मैंने डांटा, ना उसको मैंने फटकारा, ना उसको मैंने जानने के लिए कहा, इसलिए यह हमारा घृणा बोधक होगा, ना कि तिरस्कार बोधक, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये हमारा क्या होगा? घृणा बोधक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण किस में प्रयुक्त किया है? चलिए, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। सत्यवाणी सुंदर होती है। देखो वह धीरे से बोलता है, वह बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? धीरे से। इसलिए बोलने की विशेषता क्या बताए? क्रिया। क्रिया क्या है हमारा? बोलना। बोलना क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या कौन बता रहा है? धीरे से। ये धीरे से जो शब्द है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस धीरे को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 56 में। यूपी टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। चलिए 56 बताइए। 56 का आंसर क्या होगा? ठीक है, 56 का बताइए आंसर क्या होगा? इधर। इधर जो शब्द है ये अव्यय नहीं है, बल्कि आज, कल, किसे, ये तीनों के तीनों अव्यय हैं, लेकिन इधर जो है वह अव्यय नहीं है। अगला चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताइए। अत्यंत, आजकल, बाहर, कदाचित। रीतिवाचक विशेषण जो होता है वो हमारा कदाचित है। कौन सा है? कदाचित है जो रीतिवाचक विशेषण है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अविकारी होता है? अविकारी, ठीक है। चलिए बताइए। अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, ये चार देखना। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, ये चार जो होते हैं ये चारों के चारों विकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण इन चारों में परिवर्तन होता है। इसलिए ये संज्ञा जो है, सर्वनाम जो है, विशेषण जो है और ये जो क्रिया है, ये चारों के चारों शब्द जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जो अव्यय होता है वह विकारी शब्द ना होकर अविकारी शब्द होता है, क्योंकि इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण अर्थात लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन ना होने के कारण ये अव्यय कहलाते हैं, और जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा संधि है, उपसर्ग है, अनन्वय है, अव्यय है। चलिए 59 का बताइए। 59 का तो अथवा जो होता है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, क्योंकि अथवा का प्रयोग चाहे हम लिंग में एक वचन, दो वचन, चाहे बहुवचन में, चाहे कारक में, चाहे जहाँ करेंगे वो अथवा ही रहेगा। अथवा की जगह अथवे नहीं हो जाएगा, ठीक है। यह कुछ दूसरा अथवा की जगह नहीं बदल के आएगा, तो यह एक प्रकार से अव्यय है जो इसका व्यय ना हो। 60 नंबर देखिए, वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया है? थोड़ा, देखो थोड़ा परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण परिणाम को बता रहे हैं। थोड़ा कहते हैं वह थोड़ा बीमार है, इसका मतलब वो परिणाम को बता रहा है, इसलिए है 60 में आंसर क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। 61 से 70 तक के क्वेश्चन हमें रचना और रचनाकार के बारे में बताना है। चलिए, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला का मतलब क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यूपी टेट, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए सुधा, बी है इंदु, सी है समन्वय, डी है मतवाला। डी है क्या? मतवाला। तो यहाँ पे क्या हो जाए? इंदु। ये जो इंदु है, निराला जी, सूर्यकांत निराला जी इंदु पत्रिका को संपादित नहीं किए थे, अर्थात यह इनसे संबंधित नहीं थे, इंदु से। 62 नंबर देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 62 बताइए। तो 1843, 1900 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ? 1900 ईस्वी में। देखो, प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, मतलब 1900 ईस्वी में इसका पहली बार छपाई हुई थी सरस्वती पत्रिका की। चलिए 63 में देखिए, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन हैं? तो 63 बताइए। रघुवीर सहाय है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, राजेंद्र यादव है या धर्मवीर भारती है? तो इसमें हो जाएगा धर्मवीर भारती जो है वो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। दूसरी चीज़ कहा जाए, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। धर्मयुग, देखा नाम दूंगा, धर्मवीर भारती, धर्मयुग। ठीक है, अगला देखिए 64 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ब्राह्मण था, हिंदी प्रादीप्य था, आनंद कामनी था, इनमें से कोई नहीं था। तो 64 का बताइए। 64 का बी हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रादीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप था। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने की कोशिश करें। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? मतलब कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो 65 का आंसर चलिए बताइए। श्याम सुंदर दास थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, श्री नारायण चतुर्वेदी थे, शांति प्रिय द्विवेदी थे। चलिए 65 का बताइए। तो 65 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शांति प्रिय जो द्विवेदी थे, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? चलिए बताइए 66 का। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी वह थी इंदु। इंदु किसकी थी? जयशंकर प्रसाद की थी। और जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है रचना है, वह है क्या? कौन सी है? कमायनी। ठीक है, क्या है? कमायनी। कमायनी की को किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। और कमायनी के नाम से, इसी रचना के नाम से ट्रेन भी चलती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? चलिए बताइए। नीला चाँद है, डाक बंगला है, औरत है, राग दरबारी है। तो यहाँ पे शिव प्रसाद का उपन्यास क्या है? वह नीला चाँद है। नीला चाँद किसका उपन्यासकार है? शिव प्रसाद जी का है। चलिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता देखिए दूरदर्शन पे पहले आता था, लोग बहुत इसको देखते थे, चंद्रकांता सीरियल आता था। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? रेलवे एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देवकी नंदन खत्री जी, इन्होंने चंद्रकांता को क्या किया था? लिखा था। चलिए, महादेवी वर्मा अगला है 69। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? कौन सी नहीं है? इनमें से महादेवी की रचना कौन सी नहीं है? रेलवे एग्जाम 2010 में पूछा गया। पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। चलिए जल्दी से बताइए इसमें कौन से है? तो इसमें जो पंचरत्न है, ये पंचरत्न जो है यह महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताएं जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई थी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे उपन्यास लिखा है जिसको आप पढ़ने के बाद ये लगेगा कि आप साक्षात वो चीज़ को अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गबन है, गोदान है, निर्मला है, सेवा सदन है। सारी की सारी किसकी? सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद की रचना उपन्यास है। ठीक है, सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। इनमें हमें ये बताना है कि दहेज प्रथा की बुराई किसमें की गई। तो जो निर्मला उपन्यास है, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा को क्या किया था? बुराई किया था। ठीक है, चलिए अगला बताए। पर्यायवाची आ गया है, पर्यायवाची हमें बताना है। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द है ग्रीवा। ग्रीवा मतलब गर्दन होती है। ग्रीवा मतलब क्या होती है? गर्दन होती है। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गर्दन है। क्या है? गर्दन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है पाहन। पाहन मतलब मेहमान होता है, पैर होता है, पत्थर होता है, पर्वत होता है। पाहन, चलिए बताइए। 72
72 में बताइए 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 72 का ABCD, चलिए बताइए 72 में। तो पाहन का क्या हो जाएगा? पाहन मतलब होता है पत्थर। पाहन मतलब क्या होता है? पाहन मतलब पत्थर होता है, तो पाहन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पत्थर है। पाहन का पर्यायवाची शब्द पत्थर है। प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द पत्थर है, ठीक है। जलनिधि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलनिधि, जल को धारण करने वाला, निधि मतलब धारण करने वाला। सागर है, बादल है, बारिश है, तालाब है, जल को धारण करने वाला कौन होता है? जलनिधि जो होता है, ठीक है। जलनिधि कौन होता है? जल्दी से जल्दी बताइए, जलनिधि क्या होता है? ठीक है, जलनिधि कहते नहीं, पयोधि, अम्बुद, नीरज, वारिद। जहाँ पे अम्बुज, नीरज, वारिद, द आ रहा है देने वाला, देने वाला बादल है। जलनिधि, जल को धारण करने वाला जलनिधि, ठीक है। तो क्या होगा? जल्दी से बताइए इसको। यूपी वीडियो एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सागर होगा, बादल होगा, तालाब होगा कि बारिश होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? ठीक है, जलनिधि, ठीक है। जलनिधि, जल का निधि क्या होता है? जलनिधि मतलब एक प्रकार से समुद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलनिधि समुद्र को कहते हैं, ठीक है, जलनिधि। और जब जलधि आ जाएगा, जल को धारण करने, जल को धारण करने वाला जलधि, जलधि आ जाएगा तो जलधि जो हो जाएगा, जलधि हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। जलधि हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, लेकिन जब जलनिधि आ जाएगा तो जलनिधि हो जाएगा बारिश का पर्यायवाची। जलनिधि, जल, ठीक है। जलनिधि जो हो जाएगा वो बारिश का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जब जलधि आ जाएगा, जलधि, जल को धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र हो जाएगा, उसका पर्यायवाची समुद्र हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए 74। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं? सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा। तनुजा मतलब क्या होती है? पुत्री। तनुजा मतलब क्या होता है? पुत्र या पुत्री। जल्दी से बताइए। 73 में, 73 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ABCD। 73 का ABCD बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो 73 का तो सी हो गया है। 74 का क्या होगा? चलिए 74 का बताइए। 74 का ABCD क्या होगा? तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तनुजा, ठीक है। और तनुजा पुत्र है या पुत्री, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। चलिए जल्दी से बताइए। 75 का ABCD कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। सरोज, अरविंद, पंकज, ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची, लेकिन जो सलिल है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। सलिल जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का देखिए, तनय, सुता, दुहिता, आत्मजा। चलिए बताइए। 76, 76 का बताइए, जल्दी से बताइए। तो तनय जो होता है, तनय जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनय नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाए? तनया हो जाएगा। क्या हो जाए? तनया। तनया जो होता है वह पुत्री का पर्यायवाची होता है। तनय जो होता है वह पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। सुता, आत्मजा, दुहिता, ये की सारी क्या होते हैं? पुत्री के पर्यायवाची है, लेकिन तनय जो होता है वह पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची, देखो एच मतलब हिमालय। टेट एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया। हिमालय नहीं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश टेट एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरण, कृषाणु। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 77 का 77 का क्या हो जाए? निशाकर। निशाकर जो होता है वह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निशाचर, तरण, कृषाणु, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सॉरी, इसमें पूछा क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है वह निशाकर। निशा मतलब रात्रि, कर मतलब को छांटने वाला, रात्रि को मतलब रात्रि को ख़त्म करने वाला जो लगभग आते हैं वो होते चंद्रमा, निशाकर। निशाचर हो तो रात्र में विचरण करने वाला। तरण और कृषाणु, कृषाणु आग का होता है। तो निशाचर और कृषाणु और तरण ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर है, और निशाकर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, इस वजह से। चलिए अगला देखिए। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? चलिए देखना है। वायु है, बयार है, समीर है, ध्वज है। कहते बयार बह रही है, समीर बह रही है, हवाएं चल रही हैं, वायु हो रहा है, लेकिन ध्वज, ध्वज होता है झंडा, पताका। तो यहाँ पे हवा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 79 में देखिए। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? रात क्या इसको त्रियामा बोलते हैं, अमी बोलते हैं, धाम बोलते हैं, पयस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रात। चलिए बताइए।
तो ये बोलते हैं त्रियामा। त्रियामा को क्या बोलते हैं? रात्रि बोलते हैं। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है? त्रियामा। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है त्रियामा। ठीक है, चलिए। यातुधान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यातुधान। आग होता है, अश्व होता है, निशिचर होता है, वसन होता है। 80 का बताइए। यातुधान मतलब निशिचर, निश मतलब रात में चलने वाला, ठीक है, निशिचर राक्षस, ठीक है, उसी को हम यातुधान भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमें विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ का भिज्ञ होगा, सभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा, शुभिज्ञ होगा। चलिए क्या सी, अब जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, इसमें कुछ सोचना नहीं, इसमें आपको उल्टा बताना है। विलोम का मतलब उल्टा शब्द। अभिज्ञ का मतलब क्या होगा? अभिज्ञ का उल्टा क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अव्यय शब्द का विलोम क्या है? अव्यय मतलब क्या होता है? अधिक खर्च करने वाला। अव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मितव्यय। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है, तो अव्यय का विलोम शब्द मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? समक्ष, परोक्ष, विपक्ष या अदृश्य। जल्दी से 83 का आंसर हो जाएगा सी। प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, जो सामने नहीं होता उसको परोक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो सामने नहीं होता उसको हम बोलते हैं परोक्ष बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है परोक्ष बोला जाता है। जो सामने नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? परोक्ष बोला जाता है, और जो सामने होता है उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। चलिए अगला देखिए। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? स्वार्थ का परमार्थ होगा, निस्वार्थ होगा, परोपकार होगा, इनमें से कोई नहीं। स्वार्थ कहते हैं स्वार्थी आदमी, स्वार्थी, निस्वार्थ। स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों में देखो उल्टा है, स्वार्थ और निस्वार्थ। तो यहाँ पे 84 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? 84 में जल्दी बताइए। स्वार्थ, स्वार्थ भाव से सेवा करना है। स्वार्थ कहते हैं स्वार्थ है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो स्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ का मतलब उसका कोई कुछ ना कुछ स्वार्थ है उस काम को करने का, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। जैसे कि आप, बहुत से लोग होते हैं माता पिता की सेवा करते हैं स्वार्थ भाव से, अगर हम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, उनका स्वार्थ लगा रहता है उनसे। लेकिन निस्वार्थ का मतलब वो कुछ नहीं चाहते, बस माँ बाप सही रहें, हमें मतलब कि हमारे सामने रहें, तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। बाकी भगवान उनको जो देता है देता ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 85 में। 85 का देखिए। धृत्य का विलोम शब्द क्या होगा? धृत्य का विलोम शब्द क्या होगा? छवि होगा, प्रभा होगा, ज्योति होगा, अंधकार होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। महान का विलोम शब्द होगा, महान का मरण होगा। देखिए यहाँ पे जो 85 का था, 85 का डी हो जाएगा, अंधकार। धृत्य का क्या हो जाएगा? अंधकार। धृत्य मतलब लगभग उजाला, और अंधकार मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है, चलिए 86 में देखिए महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का मरण होता है, चेतन होता है, क्षुद्र होता है, मूढ़ होता है। महान कहते हैं महान व्यक्ति है, तो महान व्यक्ति कैसा व्यक्ति? महान व्यक्ति। तो महान का क्या हो? क्षुद्र। ठीक है, महान का क्षुद्र होता है, ये आपका सही हो जाएगा। उद्यम का विलोम शब्द क्या? उद्यम। उद्यम उद्यम कहते हैं मेहनती व्यक्ति, उद्यमी व्यक्ति, मेहनती। तो उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। उद्यम का विलोम शब्द आलस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिवस मतलब दिन। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विभावरी होगा। दिवस का क्या हो जाएगा? विभावरी होगा। दिवस मतलब दिन होता है, विभावरी मतलब रात होती है, तो दिवस का विलोम शब्द विभावरी हो जाएगा। ठीक है, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का हो जाएगा पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल, जल्दी से बताइए। 89 का क्या हो जाएगा? निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द मलिन हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाश्चात्य। पाश्चात्य देखो, निर्मल का हो जाएगा मलिन। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब मटमैला, गंदा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौवार्थ, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 90 का बताइए। 90 का पाश्चात्य का हो जाएगा पौवार्थ। पौवार्थ, पाश्चात्य मतलब बाद में, पौवार्थ मतलब पहले। ठीक है, पाश्चात्य का पौवार्थ हो जाएगा। पाश्चात्य का पौवार्थ हो जाएगा। ये आपके विलोम शब्द थे। चलिए अगला चलते हैं। हिंदी विकास से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है इस वीडियो को बनाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अर्थात हिंदी भाषा का विकास किस अनुक्रम में हुआ है? तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले संस्कृत आया, पाली आया, प्राकृत आया,
फिर उसके बाद अपभ्रंश आया तब हिंदी आया। तो यहाँ पे संस्कृत तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें दी हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रम ही है, पहले संस्कृत आता है, फिर पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है, फिर हिंदी आता है। ठीक है, ये इसका क्रम, इसके पहले संस्कृत आएगा। ठीक है, संस्कृत आएगा। तो यहाँ पे संस्कृत नहीं दिया गया है, तो इसलिए संस्कृत को छोड़ देंगे, उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम ध्यान देंगे। पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, बुंदेली नहीं है, कन्नौजी नहीं है, ब्रजभाषा नहीं, बघेली नहीं है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब के सब कौन सी भाषा है? पूर्वी भाषा के हैं। तो यहाँ पे बघेली आ गया। बघेली मतलब क्या है? पूर्वी भाषा की हिंदी है। ठीक है, पूर्वी भाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली है, कन्नौजी, ब्रज भाषा है, हरियाणवी है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। लेकिन पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। तो बघेली यहाँ पे क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर 92 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा, थोड़ा देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली? सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। चलिए अगले देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी की बोली की उत्पत्ति कहाँ हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, कि मागधी अपभ्रंश से हुई है, कि सौरसैनी अपभ्रंश से हुई, कि ब्राचड़ अपभ्रंश से हुई? 95 में 95 बताइए। तो जो भोजपुरी है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। मागधी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई? तो भोजपुरी की हुई है। ठीक है, अर्धमागधी और सौरसैनी से जो हुई है वह हमारी पश्चिमी हिंदी की हुई है। ठीक है, ब्राचड़ से जो हुई हमारी सिंधी की हुई है, और अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी की हुई है। ठीक है, और मागधी से हमारी भोजपुरी की बोली की उत्पत्ति हुई है। ये चीज़ ध्यान देना। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर, देखो यूपी पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली है, कन्नौजी, ABCD और समताइए कौन सी होती है? तो ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली भाषा ग्वालियर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। चलिए बताइए, बिहारी हिंदी किसकी है? 97 का हो जाएगा डी। मगही जो होता है वो बिहारी हिंदी अर्थात बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, बिहारी उपभाषा की बोली मगही है। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की। अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। अगला देखिए, ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो ब्रज भाषा जो होती है, ब्रज भाषा कन्नौजी, अवधी, ठीक है, हरियाणवी, ये सारी की सारी कौन सी ये हैं? पश्चिमी हिंदी से निकली है। किससे? पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वह आपका क्या है? तो वह आपका खड़ी बोली है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, अर्थात वर्तमान हिंदी की जो बोलियां हैं उसको सबसे ज़्यादा किस में बोली जा रही है? तो खड़ी बोली में बोली जा रही है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, और इसके पहले हमने आपको समास, संधि और जितने भी रस, छंद, अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन थे इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने करवा दिए 100 क्वेश्चन में। यहाँ पे हम कुछ जो बचे हुए थे उसको हम लेके आए हैं। फिर कल हम देखिए फिर इसी से संबंधित जो बचे हुए चैप्टर हैं वो, और प्लस शुरू से फिर से नए नए क्वेश्चन को हम फिर से लेके आएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आएँ, क्रम से लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको दिख रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।